नमस्ते भारतीयों। क्या आप जानते हैं भारत पर राज करने से पहले हमें सबसे ज्यादा डर मराठों से लगता था, क्योंकि असली ताकत मराठा साम्राज्य के हाथों में थी। दिल्ली पर उनका प्रभाव था, मुगल सम्राट भी उनके सहारे था। सीधी लड़ाई से पहले हमने उनकी राजनीति तोड़ी। दो में मराठा शक्ति कमजोर हो गई, लेकिन क्या हमने उन्हें हराया या वे अपनी गलतियों से हार गए? एंग्लो मराठा युद्धों को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर मराठा साम्राज्य के अंदर चल क्या रहा था। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, जिसमें मराठों को अहमद शाह अब्दाली के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार का सदमा इतना गहरा था कि उस समय के पेशवा यानी मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री और वास्तविक शासक बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब भी कहा जाता था, इस आघात को सहन नहीं कर सके और 23 जून 1761 को उनकी मृत्यु हो गई। अब यहां से मराठा साम्राज्य के अंदर सत्ता संघर्ष शुरू होता है। बालाजी बाजीराव के बाद उनके बेटे माधवराव प्रथम पेशवा बने, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके छोटे भाई नारायण राव पेशवा बने, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप उनके ही चाचा रघुनाथ राव पर लगा, जो खुद पेशवा बनना चाहते थे। दोस्तों, मैं रघुनाथ राव हूं। मैं बालाजी बाजीराव का भाई हूं और नारायण राव का चाचा। मैं पेशवा बनना चाहता हूं। जब नारायण राव की हत्या हुई तो उनके बेटे माधव नारायण राव, जिन्हें हम माधवराव द्वितीय के नाम से जानते हैं, को पेशवा घोषित किया गया। लेकिन क्योंकि वो बहुत छोटे थे, इसलिए असली सत्ता उनके संरक्षक नाना फड़नवीस के हाथ में आ गई। नाना फड़नवीस कौन थे? ये मराठा साम्राज्य के सबसे चतुर राजनयिकों में से एक थे और उन्होंने मराठा संघ को अंग्रेजों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, मैं इस फैसले से खुश नहीं हूं। मैं इस मामले में अंग्रेजों से मदद मांगने की सोच रहा हूं। और यही वो मोड़ है जहां से अंग्रेजों को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है। 1775 में रघुनाथ राव ने बंबई के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ ट्रीटी ऑफ सूरत पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने उन्हें 2500 सैनिक देने का वादा किया और बदले में रघुनाथ राव ने सालसेट और बेसिन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपने की बात मानी। यहीं से प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। हालांकि बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया और 1776 में कर्नल अपटन को मराठों के साथ बातचीत के लिए भेजा गया। इसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई, जिसमें माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में स्वीकार किया गया और रघुनाथ राव को पेंशन देने का निर्णय हुआ। लेकिन अंग्रेज यहीं नहीं रुके। 1781 में कैप्टन पोपम ने मराठा नेता महादजी सिंधिया को कई छोटी लड़ाइयों में हराया और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। पता चलना चाहिए ये लड़ किससे रहे। आखिरकार 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई, जिसमें सालसेट और बेसिन अंग्रेजों के पास रहे। रघुनाथ राव को पेंशन दी गई और माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया गया। इस संधि ने अंग्रेजों को मराठों के साथ लगभग 20 वर्षों की शांति दे दी और इसी दौरान उन्होंने मैसूर जैसे अन्य राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया। अब बात करते हैं द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध की। उस समय मराठा साम्राज्य 5 प्रमुख सरदारों के संघ के रूप में काम कर रहा था। पुणे के पेशवा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और बड़ौदा के गायकवाड़। इन सब के बीच संतुलन बनाए रखने का काम नाना फड़नवीस कर रहे थे। लेकिन 1800 में उनकी मृत्यु के साथ ही मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा कूटनीतिक स्तंभ गिर गया। उधर 1798 में ऑर्थर वेलेजली में भारत आ चुका था। इधर नए पेशवा बने बाजीराव द्वितीय, लेकिन उनमें राजनीतिक सूझबूझ की कमी थी। मराठा सरदारों, खासकर जसवंत राव होलकर और दौलत राव सिंधिया के बीच संघर्ष शुरू हो गया। पेशवा ने सिंधिया का साथ दिया, जिससे होलकर नाराज हो गए और उन्होंने पुणे पर हमला कर दिया। सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना हार गई और पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों की शरण में बसैन पहुंच गए। वहां उन्होंने 1802 में अंग्रेजों के साथ ट्रीटी ऑफ बसन पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार मराठों को अंग्रेजों की एक सहायक सेना रखनी पड़ेगी। कोई भी विदेशी शक्ति उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगी और वे केवल अंग्रेजों की अनुमति से ही अन्य राज्यों के साथ संधि कर सकेंगे। इससे नाराज होकर दौलत राव सिंधिया और रघुजी भोसले ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1803 में ऑर्थर वेलेजली ने अहमदनगर पर कब्जा किया और असाय की लड़ाई में सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को हराया। इसके बाद अरगांव में भी मराठों को पराजित किया गया। भोसले को देवगांव की संधि और सिंधिया को सुरजी अर्जुन गांव की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए। अब बात करते हैं तीसरे और अंतिम एंग्लो मराठा युद्ध की।
दोस्तों याद रखना, जब तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध चल रहा था ना, उस समय भारत का गवर्नर जनरल मैं ही था, यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस युद्ध का कारण कोई ज्यादा बड़ा नहीं था। दरअसल पिंडारी नामक लुटेरों ने मुझे बहुत तंग कर रखा था। लेकिन अब हम जवाब देंगे। जिनमें करीम खान, वासिल मोहम्मद और चीतू जैसे नेता शामिल थे। ये बहुत परेशान किया हमें। आखिर मैंने फिर पिंडारी और मराठों दोनों को रगड़ा। उसी समय पेशवा बाजीराव द्वितीय मराठा संघ का प्रमुख बनना चाहते थे। उनके मंत्री त्र्यंबक जी ने उन्हें उकसाया। 1815 में नासिक में गायकवाड़ की प्रधानमंत्री गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी गई, जिसका आरोप त्र्यंबक जी पर लगा। अंग्रेजों ने पेशवा पर दबाव बनाया और 13 जून 1717 को उन्हें ट्रीटी ऑफ पूना पर हस्ताक्षर करने पड़े। इसके बाद युद्ध शुरू हुआ। खड़की, सिताब बल्दी और महीदपुर जैसी लड़ाइयों में अंग्रेजों ने मराठा सेना को बुरी तरह से हराया। 1818 में पेशवा ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर रहने भेज दिया गया। दोस्तों, इस तरह हमने ये युद्ध जीतकर पेशवाशिप समाप्त कर दी है। मराठा संघ पूरी तरह से भंग कर दिया है। शिवाजी के वंशज को सतारा के सिंहासन पर बैठा दिया है। अभी 1818 तक पंजाब और सिंध को छोड़कर लगभग पूरा भारत हमारे कब्जे में है। अपने पेपर के लिए संधियां, तिथियां और गवर्नर जनरलों के नाम याद रखना। तो दोस्तों आपको हमारी कूटनीति कैसी लगी? आपके हिसाब से मराठा साम्राज्य की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? लैक ऑफ यूनिटी, कमजोर नेतृत्व या अंग्रेजों की कूटनीति? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर